आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 सेट्स के कंप्लीट कंसेप्ट को एक ही वीडियो में समझने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको हर एक चीज को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा, तो आज से आपको इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं है। केवल आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सेट का मतलब क्या होता है, यानी कि सेट क्या होता है, सेट का डेफिनेशन क्या होता है। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं यहां पर एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, लेकिन सबसे पहले यहां पर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। अगर आप एग्जाम्पल को देखेंगे, एग्जाम्पल को समझेंगे, तो आपको यहां पर सेट का डेफिनेशन पता चल जाएगा कि सेट का डेफिनेशन क्या होता है। और यहां पर देखिए बहुत सारे पॉइंट्स भी है, तो हर एक चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहां पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है और हम लोग यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर सी से। यहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर सी से। स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर सी क्या है कि द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन योर क्लास। यहां पर आपको कलेक्शन लेना है किस चीज का, तो ब्यूटीफुल गर्ल्स का, जो कि आपके क्लास में है, जो कि आपके कक्षा में है। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपके कक्षा में, आपके क्लास में कौन कौन लड़कियां ब्यूटीफुल है, यानी कि कौन लड़कियां सुंदर है और कौन असुंदर है, क्या आप बता सकते हैं? तो यहां पर आप बिल्कुल भी नहीं बता सकते हैं। आप किसी को सुंदर या फिर असुंदर नहीं बोल सकते हैं। मतलब यहां पर ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ना, ये अच्छे तरीके से डिफाइंड नहीं है। मतलब कहा जाए तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब अच्छे तरीके से डिफाइंड नहीं है। देखिए आप किसी को भी सुंदर या फिर असुंदर नहीं बोल सकते हैं ना। तो यहां पर ये जो बात हो जाएगा, मतलब ये जो चीज है ये हमारे सेट नहीं होगा। क्यों सेट नहीं है? क्योंकि एक अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं है, ठीक है, यानी कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब ये हमारा सेट नहीं होगा। इसलिए हमने क्या किया, यहां पर क्रॉस कर दिया है। फिर आगे देखिए क्या है, यहां पर डी नंबर वाला क्या है कि द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया। देखिए इंडिया का जो क्रिकेट टीम है, आप बता सकते हैं कि उसमें कौन गुड प्लेयर है? आप बता सकते हैं कि सुरेश रैना अच्छा है या फिर महेंद्र सिंह धोनी अच्छा है, या फिर आपका रोहित शर्मा अच्छा है, या फिर रविंद्र जडेजा अच्छा है। आप यहां पर नहीं बता सकते हैं कि कौन अच्छा है। बात समझ में आ रहा है? तो यहां से मतलब हमको एक कंक्लूजन निकल रहा है कि यहां पर अगर आप देखेंगे ये जो सेंटेंस है ये भी अच्छे तरीके से डिफाइंड नहीं है, मतलब ये भी वेल डिफाइंड आपका नहीं है। ये भी अगर वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब ये भी आपका एक सेट नहीं है। अगर मैं बात करूं ई नंबर का, तो क्या है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। अगर मैं इसका बात करूं, देखिए यहाँ पर नेचुरल नंबर्स का बात हो रहा है, जो कि 10 से क्या होगा, लेस देन होगा, यानी कि 10 से छोटा होगा। तो देखिए नेचुरल नंबर जो आपका होता है, एन जो होता है आपका क्या होता है, जैसे कि 1 2 3 4 इस प्रकार से चलते जाता है। और यहां पर आपको लेना है 10 से छोटा, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। क्या क्या हो जाएगा, 10 से छोटा आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 हो जाएगा। और ये जो कलेक्शन आपका हुआ, यही तो हो गया कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो यहां पर देखिए ये वेल डिफाइंड है, मतलब अच्छे तरीके से डिफाइंड है। और हम लोग यहां पर बता सकते हैं कि सर क्या क्या इसके अंदर के एलिमेंट हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? मतलब यहां पर ये जो चीज दिया गया ये अच्छे तरीके से डिफाइंड है, कि वेल डिफाइंड है, मतलब ये हमारा एक सेट है। अगर मैं बात करूं बी नंबर का, क्या है कि द कलेक्शन ऑफ हुज स्टूडेंट्स हुइच आर टॉल इन क्लास। आप बता सकते हैं कि आपके कक्षा में, आपके क्लास में कौन कौन टॉल है, कौन कौन लंबा है। आप बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते हैं। आप किनको टॉल मानेंगे? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मतलब ये भी आपका वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब ये भी आपका सेट नहीं है। क्लियर हो गया? अगर यहीं पर ये जो क्वेश्चन है, अगर ऐसा बोला जाता कि आप वैसे स्टूडेंट्स का कलेक्शन लीजिए जिसका हाइट आपका 150 सेंटीमीटर से ज्यादा हो या फिर 150 सेंटीमीटर से कम हो, तो आप बता सकते हैं और आप यहां पर ले सकते हैं कलेक्शन। लेकिन टॉल का यहां पर कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी आपका एक सेट नहीं है। अगर मैं बात करूं ए नंबर का, तो ए बराबर क्या है, देखिए एक्स बिलोंग्स टू एन। इसके बारे में ये जो है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो एक्स बिलोंग्स टू एन है, एन यानी कि नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर आपका क्या क्या होता है, 1 2 3 4 ऐसे करते करते चलते जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर एक्स का जो मान होने वाला है 3 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, यानी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है। यहां पर देखिए x जो है आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। तो यहां पर देखिए यहां पर इक्वल टू है, मतलब आपका 3 भी आएगा, यहां पर आपका 4 आएगा। 4 देंगे तब ना, 4 3 को मारेगा। उसी प्रकार से 5 भी 3 को मारेगा, 6 भी 3 को मारेगा, 7 भी 3 को मारेगा, और इसी प्रकार से बहुत सारा आएगा और ये चलता जाएगा। 3 से स्टार्टिंग होगा और ये चलता जाएगा। तो यहां पर देखिए ये भी एक अच्छे तरीके से डिफाइंड है, जहां से हम लोग बता सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मतलब ये हमारे क्या वेल डिफाइंड है, मतलब ये हमारे एक सेट है। क्लियर है? अब यहां से आपको क्लियर हो गया होगा
कि आपका कौन सेट है, कौन सेट नहीं है। और यहां पर आप सेट का डेफिनेशन बता सकते हैं कि जो वेल डिफाइंड होगा वह हमारा सेट है, जो वेल डिफाइंड नहीं है वह हमारा सेट नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं सेट का डेफिनेशन। तो देखिए क्या है सेट का डेफिनेशन, कि द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। क्लियर है सर। अब देखिए मान के चलिए हमारे पास कोई एक सेट है और इसके अंदर का एलिमेंट मान लेते हैं 1 2 3 4 5, कुछ इसी प्रकार से मान लेते हैं। तो इसके अंदर में ये सब जो चीज आप देख पा रहे हैं, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसको हम लोग बोलते हैं मेंबर्स या फिर एलिमेंट्स बोला जाता है। मतलब इस सब को हम लोग क्या बोलेंगे, सेट का मेंबर बोलेंगे या फिर सेट का एलिमेंट बोलेंगे। यानी आप मेंबर्स बोलिए, एलिमेंट्स बोलिए, कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जो हमारा सेट होता है ना, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, मतलब बड़ा हाथ का जो एबीसीडी होता है कुछ इस प्रकार से, इसी से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सेट को डिनोट करते हैं। जैसे कि यहां पर अगर आप देखेंगे, देखिए मैंने सेट को डिनोट किया, जैसे बड़ा हाथ का ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, ई दिया है। तो जो भी सेट होगा आपका बड़ा हाथ का एबीसीडी की, आपको यहाँ पर जो बड़ा हाथ का आपका एबीसीडी होता है ना, कैपिटल लेटर्स जो होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डिनोट करना है। जो सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग स्मॉल लेटर्स यानी कि जो छोटा हाथ का जो एबीसीडी होता है उससे डिनोट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, यानी कुछ इस प्रकार से। बात समझ में आया। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर एक सेट ले लें ए इस प्रकार से, तो इसके अंदर के एलिमेंट्स होंगे ए बी सी डी, कुछ इस प्रकार से होगा। सर बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होना चाहिए, अच्छे तरीके से समझ लीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन पे कॉमेंट करिए, मैं जरूर से जरूर बताऊंगा। मैंने बोला है कि सिंपल तरीके से समझाऊंगा तो बिल्कुल सिंपल तरीके से ही समझाने वाला हूं। यहां पर कोई किताब का चीज नहीं होने वाला है जो मैं आपको रटा दूंगा आप समझ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। आगे देखिए क्या है। अब यहां पर देखिए कुछ नोटेशन है, जैसे कि हम लोग कुछ जो डिनोट करने का जो तरीका होता है, जैसे कि इस प्रकार से अगर एन लिखा रहे तो इसको बोलेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एन को क्या बोला जाता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बोला जाता है। जेड को बोला जाता है सेट ऑफ इंटीजर्स। जेड को क्या बोला जाता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। क्लियर है। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, ठीक है। और नेचुरल नंबर्स यानी कि आपका प्राकृतिक संख्या हो गया, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अब देखिए कहीं कहीं पर आपको जेड प्लस भी देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पूर्णांक यानी कि जो इंटीजर्स होते हैं इसमें हमारा जीरो भी आता है, प्लस वाला नंबर भी आता है और माइनस वाला नंबर भी आता है। और जब हम लोग जेड प्लस का बात करेंगे ना तो इसमें केवल और केवल हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव। देखिए प्लस का माने हो गया पॉजिटिव, तो इसमें केवल केवल पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे। क्या आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे। उसी प्रकार से क्यू का मतलब हो गया सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, और क्यू प्लस का आप बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, यानी यहां पर पॉजिटिव का बात हो जाएगा। उसी प्रकार से यहां पर देखिए क्यू के पावर में सी है, यानी कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है। आर का माने हो गया सेट ऑफ रियल नंबर्स, और सी का मतलब हो गया सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखिए ये जो चीज है ये आपके लिए नया है और इसका एक चैप्टर ही आपको आगे पढ़ने को मिलेगा जहां पर हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यहां पर आप समझ लीजिए और एक बार, एक होता है हमारा और एक होता है डब्ल्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर्स। अब देखिए यहां पर आप एक चीज समझ लीजिए, ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। अब देखिए यहां पर जैसे कि यहां पर आपका नेचुरल नंबर्स है, तो नेचुरल नंबर्स का मतलब हो गया प्राकृतिक संख्या। क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या। ये जो इंटीजर्स है इसका मतलब हो गया आपका पूर्णांक। क्लियर है। रेशनल नंबर का मतलब हो गया परिमेय संख्या। क्या हो गया, परिमेय संख्या। ये जो आपका इरेशनल नंबर्स है इसका मतलब हो गया आपका अपरिमेय संख्या। क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। और ये जो आपका रियल नंबर्स हो गया इसका मतलब हो गया वास्तविक संख्या। इसका मतलब क्या हो गया, वास्तविक संख्या। और ये जो आपका होल नंबर्स है इसका मतलब हो गया आपका पूर्ण संख्या। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि क्या होता है, कहां से स्टार्ट होता है, हर एक चीज ये आपने क्लास 9th में 10th में हर एक क्लास में पढ़ा है, कोई इशू नहीं होने वाला है। ये सब के बारे में आपको आइडिया होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। अब यहां पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, जैसे आप देख लीजिए। जैसे कि मान के चलिए कोई भी हमारे पास सेट हो ना, कोई भी सेट हो, तो सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, एलिमेंट्स में कभी भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि नो रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर आप देखेंगे इस सेट में, देखिए यहां पर 1 के बार है, 2 बार है, लेकिन यहां पर 2 बार आप नहीं लिखिएगा, मात्र आपको एक ही बार लिखना है। देखिए यहां पर जैसे कि आपका 2 के ठो है, 2 ठो है, तो मात्र आपको यहां पर एक ही ठो लिखना है। उसी प्रकार से आप देख लीजिए यहां पर 3 आपका के ठो है, 3 आपका 2 ठो है, तो मात्र यहां पर आपको एक ही ठो लिखना है।
फिर 4 तो एक ही रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पर कभी भी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, जितना रहेगा क्या दिक्कत है, कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पर जैसे इतना एलिमेंट है ना, इतना नहीं है, बल्कि मात्र 1 2 3 4 ही है और कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पर रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? कोई भी एलिमेंट बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यही हो गया। फिर आगे क्या है कि ऑर्डर इज नॉट इंपोर्टेंट। बात समझ में आ रहा है? कोई भी सेट हो तो सेट में ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता। मतलब बात को समझिए, देखिए यहां पर जैसे कि हमारे पास कोई एक सेट है, जैसे कि मान के चलिए उसमें एलिमेंट है 1 2 3। आप चाहे इसको 1 2 3 लिखिए, 2 1 3 लिखिए, आप इसको 3 1 2 लिखिए, ठीक है। आप इसको चाहे तो 2 3 1 लिख सकते हैं, आप इसको चाहे तो 2 लिख दिया आपने, यहां पर मैं इस प्रकार से लिख देता हूं 3 2 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी प्रकार से लिखिए ना, आप किसी भी प्रकार से लिखिए, यहां पर जितना टाइप का बन पाएगा आप किसी भी प्रकार का लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहां पर कोई ऑर्डर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यहां पर बात समझ में आ रहा है? आप 1 को पहले लिखिए, 2 को पहले लिखिए, 3 को पहले लिखिए, 3 को लास्ट में लिखिए, 3 को आप मतलब बीच में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां भी लिखेंगे कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप लिख सकते हैं। मतलब यहां पर ऑर्डर का कोई खेला नहीं है, बस आप जैसे भी लिखिए, मतलब वो सेट है और सेट में जो एलिमेंट है आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। ऑर्डर का यहां पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं, आगे देखिए। आगे आपका जो होने वाला है बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए क्या है, जैसे यहां पर सबसे पहले तो यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझा दूं। जैसे कि ए है, ए में मान के चलिए 1 2 3 है, तो अगर आप देखेंगे तो देखिए ये जो 1 है ये ए में है, इसलिए लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए। इसको बिलोंग्स टू पढ़ा जाता है, ठीक है। मतलब इस प्रकार का जो सिंबल होता है, अब मैं आपको बताऊंगा। अभी मान के चलिए इस प्रकार का सिंबल आपको लिखना है। 2 यहां पर है तो लिखेंगे 2, इस प्रकार का सिंबल बनाना है और यहां पर ए लिख देंगे, क्योंकि 2 हमारा ए में है। 3 भी हमारा ए में है तो 3 लिखेंगे, इस प्रकार का सिंबल बनाएंगे, ए लिख देंगे। अब आप खुद बताइए यहां पर 4 है क्या? 4 तो नहीं है सर, दिख तो नहीं रहा है कहीं पर भी, तो 4 नहीं है। तो क्या हम लोग 4 को इस प्रकार से लिख सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं, बल्कि हमको इस प्रकार से इसको काट देना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। जब इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं रहेगा तो इसको हम कुछ इस प्रकार से करेंगे। क्या यहां पर 5 है? तो 5 भी नहीं है आपका, तो इस प्रकार से काट देंगे और यहां पर ये लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो वही चीज यहां पर आपको समझना है। क्या है कि इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, अगर मान के चलिए ये जो छोटका वाला ए है ना, अगर ये बड़का वाला सेट ए का अगर एलिमेंट होता है, देन वी राइट, इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे और इसको क्या पढ़ेंगे? एंड रीड एज ए बिलोंग्स टू सेट ए। बात समझ में आ रहा है? इसको पढ़ा जाता है बिलोंग्स टू। क्या पढ़ा जाता है? बिलोंग्स टू। तो ए बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर है? अगर मान के चलिए मतलब हमारे पास कोई एक एलिमेंट ए है जो कि ए का एलिमेंट नहीं है, बात समझ में आ रहा है? कि इफ ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, देन वी राइट, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे इसको हम लोग, किस प्रकार से इसका पेट काट देंगे। एंड रीड एज ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब ये जो ए है ना, ये कैपिटल ए के सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। बात क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक एग्जांपल है, देख लीजिए अच्छे तरीके से। जैसे कि a बराबर दिया गया 0 1 2 3 4। क्लियर है? तो देखिए 4 हमारा इस सेट में है, इसलिए हमने लिखा 4 बिलोंग्स टू ए। 5 हमारा इसमें नहीं है तो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। 3 यहां पर है तो 3 बिलोंग्स टू ए हमने किया। अब देखिए यहां पर 3 है और इसके साथ साथ इस प्रकार से ब्रैकेट यानी कि करली ब्रैकेट है। तो क्या यहां पर कहीं पर भी देखिए इस प्रकार का एलिमेंट है 3 और करली ब्रैकेट वाला है? बिल्कुल भी नहीं है, केवल और केवल 3 है। तो यहां पर ये केवल 3 तो है नहीं, बल्कि 3 है, इसके अंदर में ब्रैकेट भी लगा हुआ है, करली ब्रैकेट है। तो यहां पर इस प्रकार का 3 इस सेट में नहीं है। मतलब यहां पर हम लोग कुछ इस प्रकार से इसको काट देंगे, यानी कि करली ब्रैकेट 3 जो है ये डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर है? उसी प्रकार से जैसे कि 2 हमारे इस सेट में है, लेकिन करली 2 जो यहां पर है इस प्रकार से, ये हमारा नहीं होगा ए में। बात समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान के चलिए यही जो एग्जाम्पल है कुछ अगर इस प्रकार से होता, जैसे कि a बराबर आपका हो जाता, यहां पर 1 रहता, यहां पर जैसे करली ब्रैकेट के अंदर में 2 रहता, 3 रहता, तो ये वाला किस प्रकार से आप लिखेंगे? तो 1 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 1 ए में है। अब देखिए करली 2 आपका ए में है, करली 2 आपका ए में है। बात समझ में आ रहा है? करली 2 बिलोंग्स टू ए करेंगे। लेकिन अगर पूछा जाए क्या 2 ए में है, तो 2 ए में नहीं है सर, कहीं पर भी नहीं है। देखिए करली ब्रैकेट के अंदर में 2 है, लेकिन सिंपल वाला 2 नहीं है, तो यहां पर इस प्रकार से काट देंगे। और 3 भी ए में है हमारा, तो 3 क्या करेंगे? 3 बिलोंग्स टू ए करेंगे। कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं आगे आपका क्या है। देखिए
क्या है कि डिस्क्राइबिंग ऑफ ए सेट, मतलब सेट को हम लोग किस प्रकार से डिस्क्राइब करते हैं, तो दो प्रकार से करते हैं। एक जो होता है आपका क्या होता है, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, और एक होता है हमारा सेट बुल्डर फॉर्म। देखिए क्या क्या होता है, ये जो आपका रोस्टर फॉर्म या फिर ये जो आपका टेबुलर फॉर्म है, इसमें हम लोग इस प्रकार से करली ब्रैकेट देते हैं और कॉमा का यूज करते हैं। बात समझ में आ गया? जैसे कि कुछ इस प्रकार से a बराबर 1 2 3 4 5 करली ब्रैकेट दिया और कॉमा का हमने यूज किया, b बराबर a-e-i-o-u कॉमा दिया और ब्रैकेट दिया। तो ये होता है आपका रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। क्लियर है? अब आगे देखिए, जो आपका सेट बुल्डर फॉर्म होता है ना, इसमें आपका एक कॉमन प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? कॉमन प्रॉपर्टी होता है, कोई एक प्रॉपर्टी होगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर इस चीज को आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से, तो आपका एकदम सारा काम क्लियर हो जाएगा। और ये दो चीज बच्चे को एकदम समझ में नहीं आता है। जैसे कि देखिए a बराबर आपका यहाँ पर दिया गया है 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट है और कॉमा है, यानी ये रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म में है। अगर हम लोग सेट बुल्डर फॉर्म में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, देखिए ये है, चलिए यही लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या चीज दिया गया है, देखिए यहाँ पर एक से आपका स्टार्ट हो रहा है, तो आप याद करिए कि आपका क्या चीज एक से स्टार्ट होता है। तो अगर आप देखेंगे तो आपका जो नेचुरल नंबर होता है ना, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो आपका एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 इस प्रकार से आगे बढ़ते चलते जाता है। मतलब यही चीज आपका एक से स्टार्ट होता है। मतलब जाहिर सी बात है ये जो चीज है ना आपका नेचुरल नंबर ही है। क्या है? नेचुरल नंबर से है आपका। ठीक है, अब कहां तक है, तो देखिए 5 तक या फिर 5 से छोटा। देखिए 5 तक भी है और 5 से सारा का सारा छोटा है। बात क्लियर है? 5 तक है और 5 से छोटा है। तो जब भी आपको सेट बुल्डर फॉर्म में लिखना पड़े ना, जब भी आप लिखना चाहते हैं तो यहां पर सबसे पहले आप एक्स दीजिएगा, फिर आपको यहां पर इस प्रकार से दो बिंदा देना है, और इस दो बिंदा को हम लोग बोलते हैं सच दैट। क्या बोलते हैं इसको? सच दैट बोला जाता है। तो यहां पर एक्स देना है, फिर दो बिंदा देना है। अब देखिए यहां पर चाहे आप कोई कंडीशन लिख सकते हैं, आप चाहे तो कोई कंडीशन लिखिए, कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर अगर आप कंडीशन नहीं भी लिखना चाहते हैं तो आप देखिए कि आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो जाहिर सी बात, ये जो एक्स है हमारा कहां से आ रहा है, तो नेचुरल नंबर से आ रहा है। तो जहां से आएगा वही चीज लिखेंगे, यानी एक्स जो है वो नेचुरल नंबर से आ रहा है, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या? नेचुरल नंबर एन। और यहां पर आपको एक एंड लगाना है, एंड लगा दीजिए। अब देखिए यहां पर ये जो सेट है क्या है, 5 तक है और सारा का सारा आपका 5 से कम है। बात को समझिए, 5 तक है और 5 से कम है। 5 से कम होने का मतलब है कि ये जो x होगा, इस x को 5 मार देगा कुछ इस प्रकार से, तभी ना कम हुआ। और यहां पर देखिए 5 भी शामिल है, यानी यहां पर बराबर वाला भी आएगा, मतलब बराबर भी आपको इस प्रकार से देना है। तो ये हो गया आपका सही आंसर, और आपको इसी प्रकार से सेट बुल्डर फॉर्म में बदलना है। क्लियर हो गया? अभी मैं आपको आगे एग्जांपल लेकर और समझाऊंगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। देखिए मैंने वही क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स लेस देन इक्वल टू क्या है, 5 है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल है, आप देखिए और समझिए। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर, तो जैसे कि यहाँ पर जो एग्जांपल है, जैसे कि a बराबर दिया गया है, क्या है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है। अगर आप देखेंगे जो 1 है ये आपका 1 का ही स्क्वायर है, ये जो 4 है ये आपका 2 का स्क्वायर है, ये जो आपका 9 है ये आपका 3 का स्क्वायर है, ये जो आपका 16 है ये आपका 4 का स्क्वायर है। बात क्लियर हो गया? अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो देखिए यहां पर आपका स्टार्ट हो रहा है 1 से और यहां पर आपका चल रहा है 4 तक। तो जाहिर सी बात है 1 से स्टार्ट होगा, मतलब ये आपका नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर है कहां तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है। देखिए बात को समझिए, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहां से हमको पता चल जाता है कि नेचुरल नंबर का बात हो रहा है। कहां तक है, तो 4 तक है, और सारा का सारा 4 से आपका छोटा है। क्लियर हो गया? ठीक है, मतलब इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे, जो भी चीज होगा यहां पर, जो भी चीज हम लोग लिखेंगे ये क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 4 होगा। क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 4 होगा। और यहां पर देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक आपका यहां पर एक कंडीशन बन रहा है। ये कंडीशन कौन सा है, देखिए हर केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। एक बार हमने 1 का स्क्वायर किया, फिर 2 का स्क्वायर किया, फिर 3 का स्क्वायर किया, फिर 4 का स्क्वायर किया। तो यहां पर देखिए मैंने आपको क्या बोला, पहले आपको एक्स लिखना है, फिर 2 बिंदा देना जिसको बोलते हैं सच दैट। आप चाहे तो कंडीशन लिख लीजिए, तो कंडीशन क्या हो गया, एक्स बराबर एन स्क्वायर हो गया। एक्स बराबर क्या हो गया, एन स्क्वायर हो गया। और ये जो एन है, ये जो एन है, पहले देखिए आपका 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। और ये सब चीज कहां से आपका आ रहा है, तो ये सब चीज सारा का सारा आपका नेचुरल नंबर से लिया गया है, इसलिए हमने लिखा कि n बिलोंग्स टू n। देखिए यहां पर हमने कंडीशन बना लिया, इसलिए यहां पर हमने x नहीं लिखा। बात समझ में आ रहा है? यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर मैंने किसी भी प्रकार का कोई कंडीशन नहीं बनाया था, डायरेक्ट मैंने यहां पर लिख दिया था, इसलिए यहां पर सीधे मैंने x बिलोंग्स टू n कर दिया। लेकिन यहां पर मैंने कंडीशन बना दिया कि x बराबर n स्क्वायर, इसलिए n जो बिलोंग कर रहा है कहां से कर रहा है, नेचुरल नंबर से कर रहा है। और यहां पर ये जो n है, ये जो n होगा क्या होगा, 4 से छोटा होगा या फिर 4 के बराबर होगा। क्लियर हो गया?
कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको कुछ हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए निकालना एकदम सिंपल है, किसी भी फॉर्म में आप बदलिए, टेबुलर फॉर्म में बदलिए, रोस्टर फॉर्म में बदलिए, सेट बुलर फॉर्म में बदलिए, कोई इशू नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। चलिए 2 नंबर वाला देख लेते हैं क्या है। यहां पर आपका 0 है, 3 है, 6 है, 9 है, फिर डॉट डॉट करके चलता जा रहा है। अगर मैं बात करूं यहां पर बी नंबर का, तो आपका क्या है, 0 है, ठीक है, 3 है, 6 है, 9 है, और इस प्रकार से चलता जा रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखिए क्या है, 3 गुना 0, फिर ये 3 गुना 1 है, फिर 3 गुना 2 है, फिर 3 गुना 3 है, फिर इसी प्रकार से चलता जाएगा, 3 गुने 4, 3 गुने 5, इसी प्रकार से आएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपका देखिए चल कैसे रहा है। यहाँ पर आपका 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 1 जग गया, फिर 2 गया, फिर 3 गया, फिर इसी प्रकार से चलता जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि 0 से आपका क्या स्टार्ट होता है। तो 0 से आपका स्टार्ट होता है होल नंबर, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, यानी कि पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्लियर है। और अगर मैं बात करूं कंडीशन का, तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगा, देखिए यहाँ पर हर केस में आपको 3 3 3 मिल रहा है, तो 3 लिखेंगे। और यहाँ पर ये जो 0 1 2 3 इसके बदले जो लिख रहे हैं, इसके बदले हम लोग यहाँ पर n लिख लेंगे। और ये जो n है, n कहाँ से वेरी कर रहा है, यानी n कहाँ से आ रहा है, तो W से आ रहा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे n बिलोंग्स टू कहाँ से, W से, क्योंकि पहले हम लोग 0 बैठाएंगे, फिर 1 बैठाएंगे, फिर 2 बैठाएंगे, फिर 3 बैठाएंगे। तो वही चीज हमने लिखा। मैंने आपको क्या बताया कि आपको जब भी, देखिए यहां पर भी मैंने आपको बताया कि जब भी आपको सेट बुलियन फॉर्म में बदलना होगा, तो यहां पर सबसे पहले आप एक्स लिखिएगा, ठीक है। तो यहां पर भी आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर आपको सबसे पहले एक्स लिख देना है, फिर 2 बिंदा यानी कि सजदर लगाना है। फिर यहां पर देखिए कंडीशन क्या है, एक्स बराबर 3n है, और यहां पर n को हम लोग कहां से ले रहे हैं, W से ले रहे हैं। बस डायरेक्ट यहां पर आपको इसी प्रकार से सिंपल लिख देना है। कितना सिंपल आप समझ सकते हैं। शायद आज तक आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आज से आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि c बराबर x सच दैट x इज ए डिजिट इन द नंबर 1 2 2 3 3। देखिए इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन रहेगा, तो जो भी चीज है ना, यहाँ पर मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो हमारा सेट होगा, सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। बस वही बात है। यहाँ पर देखिए 1 तो 1 ही टो हमने लिख दिया, 2 के टो है, 2 टो है, तो यहाँ पर मात्र 1 ही टो लिखना है, 3 के टो है, 2 टो है, तो मात्र 1 ही टो लिखेंगे। उसी प्रकार से ये जो क्वेश्चन देखिए क्या है, m है तो m लिख दिया, a है तो a लिख दिया, t है तो t लिख दिया, h है तो h लिख दिया, e है तो e लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर फिर से m है तो m तो हमने एक बार लिख दिया, तो बार बार नहीं लिखने की जरूरत है। a यहाँ पर है तो a हमने लिख दिया, नहीं लिखेंगे। t यहाँ पर है तो t लिख दिया, नहीं लिखेंगे। फिर ICS है तो ICS हमने लिख दिया। तो इस प्रकार से होता है, जो कि बहुत ही अच्छा और सिंपल सिंपल चीज है। आप ट्राई करिए कि सेट फॉर्म जो आपका ये जो सेट का जो हो रहा है ना, किस प्रकार से आप यहाँ बदल रहे हैं, टेबुलर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, सेट बुलर फॉर्म में। आप कोशिश करिए, आपके पास तो बुक होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है किताब से, तो आप मतलब कमेंट करिए, मैं आपको जरूर से जरूर बताऊंगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़ते, आगे समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग इंटरवल्स को देखते हैं, और इंटरवल्स को हम लोग रियल नंबर्स में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर। तो देखिए क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, यहां पर हम लोग एक एग्जांपल लेकर क्लोज्ड इंटरवल को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो यहां पर हमने ले लिया क्लोज्ड इंटरवल 1, 2। अगर हम लोग एक नंबर लाइन बनाएंगे कुछ इस प्रकार से, देखिए यहां पर हमारा मान के चलिए 1 होगा, यहां पर मान के चलिए हमारा क्या होगा, 2 होगा। क्लियर है। देखिए यहां पर देखिए क्लोज्ड इंटरवल 1, 2 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यहां पर हमारा 1 भी शामिल होगा, ठीक है, यहां पर हमारा 2 भी शामिल होगा, और इसके बीच मतलब यहां से लेकर यहां तक जो भी नंबर आएगा, चाहे आपका पॉइंट में आए, चाहे आपका बटे में आए, चाहे आपका परिमेय संख्या हो, चाहे आपका अपरिमेय संख्या हो, कुछ भी संख्या हो ना, हर एक संख्या आने वाला है इसके अंदर में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लोज इंटरवल 1, 2 का मतलब होता है कि 1 भी शामिल होगा, 2 भी शामिल होगा, और इसके बीच में जितना नंबर होगा सारा का सारा नंबर शामिल होगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग ओपन इंटरवल का बात करें, तो ओपन इंटरवल को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए जैसे 1, 2 लिखेंगे ना, तो इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कि ये मान लीजिए हमारा 1 है, ये मान लीजिए 2 है, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर 1 शामिल नहीं होगा, और साथ ही साथ 2 भी शामिल नहीं होगा। बात को समझ लीजिए, 1 आपका शामिल नहीं होगा, 2 भी आपका शामिल नहीं होगा, और इसके बीच में जितना होगा ना, ये सब का सब शामिल होगा। मतलब यहां पर बात सिंपल है। जैसे देखिए यहां पर आपका 1 शामिल है, 2 शामिल है, और यहां पर आपका 1 शामिल नहीं है, 2 शामिल नहीं है। बाद बाकी दोनों में सेम टू सेम है। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो यहां पर देखिए आपका यहां पर एक इक्वल वाला साइन होता है, इक्वल वाला साइन होता है, लेकिन यहां पर आपका इक्वल वाला साइन नहीं होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख लीजिए, जैसे कि क्लोज्ड इंटरवल a, b है, इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं, और इसको लिखा जाता है, देखिए x बिलोंग्स टू r, यानी x जो होगा वो r से होगा,
ये x हमारा बीच में रहेगा, ये जो a है इस a को लिखेंगे यहाँ पर, फिर लेस देन और इक्वल टू यहाँ पर इक्वल देंगे और इस प्रकार से देंगे। यहाँ पर फिर क्या क्या देंगे, लेस देंगे, इक्वल देंगे, फिर v को लिखेंगे और इसको कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ओपन इंटरवल का बात करें तो आप ओपन इंटरवल को इस प्रकार से लिख सकते हैं या फिर आप ओपन इंटरवल को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। मतलब दोनों ओर से खुला हुआ, देखिए इधर भी आपका खुला हुआ है, इधर इधर से भी आपका खुला हुआ है, तो आप ऐसे लिखिए या फिर आप ऐसे लिखिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। और इसको लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार से होता है, मतलब यहाँ पर देखिए इक्वल होता है जबकि यहाँ पर आपका इक्वल नहीं होता है। और देखिए ओपन इंटरवल में क्या करेंगे, यहाँ पर ए आपका शामिल नहीं होगा, बी शामिल नहीं होगा, बल्कि सारा का सारा आपका शामिल हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए, आगे आपका है सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, यानी कि आधा ओपन रहेगा और आधा क्लोज्ड रहेगा। तो इसको समझ लीजिए ये किस प्रकार से होता है। या फिर इसका देखिए और एक नाम है क्या है कि राइट हाफ ओपन इंटरवल, मतलब बात समझिए, जो राइट साइड में आपका क्या है, आधा ओपन है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इधर से आपका ओपन है, इधर से आपका पूरा पूरी क्लोज्ड है। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ओपन को हम लोग इस प्रकार से खुला हुआ भी लिख सकते हैं। अब बात वही हो जाएगा जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर इसको अगर नंबर लाइन में ड्रॉ करें तो यहाँ पर इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ए में आपका क्या है, क्लोज्ड है, मतलब यहाँ पर ए आपका शामिल है, ठीक है। बी में यहाँ पर आपका ओपन है, मतलब बी शामिल नहीं है, ठीक है। और इसके बीच का जो होगा ये तो शामिल होगा ही होगा, इसके बीच का जो होगा ये तो शामिल होगा। ए में क्लोज्ड है मतलब ए आपका शामिल है, बी में आपका ओपन है मतलब बी आपका शामिल नहीं है। उसी प्रकार से अगर इसको देखा जाए कि लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल को अगर हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से इधर आपका ओपन है, इधर आपका क्लोज्ड है, इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगर इसको अगर हम लोग नंबर लाइन पर ड्रॉ करें, कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर बी होगा। देखिए ए में आपका ओपन है मतलब यहाँ पर ए आपका शामिल नहीं होगा, बी में यहाँ पर आपका क्लोज्ड है यानी बी यहाँ पर आपका शामिल होगा, और इसके बीच में जो भी होगा ये तो आपका शामिल होने ही वाला है, ठीक है। और इसको कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, देख लीजिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। जहां पर भी आपका क्लोज्ड होगा ना, यहाँ पर आपका ये जो इक्वल वाला साइन आ जाएगा, बस यही होता है और कुछ नहीं होता है। यहाँ पर आपका क्लोज्ड है तो यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर आ गया है इक्वल वाला साइन। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है, साथ ही साथ आप नोट्स बनाते चलिए, अच्छे तरीके से समझते चलिए। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स, यानी कि सेट्स के कितने टाइप्स होते हैं। और हमारे पास जो पहला टाइप है क्या है कि एम्प्टी सेट, जिसको हम लोग नल सेट भी बोलते हैं और इसी को हम लोग वॉइड सेट भी बोलते हैं। मतलब देखिए यहाँ पर इसका तीन नाम है, क्या क्या है, एम्प्टी सेट है, नल सेट है और वॉइड सेट है, और तीनों का मतलब एक ही होता है। और देखिए एम्प्टी का मीन्स होता है खाली, यानी कि जो सेट खाली होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट बोलेंगे या फिर नल सेट बोलेंगे या फिर वॉइड सेट बोलेंगे। जैसे कि मान के चलिए कोई एक घर है, ठीक है, इस घर में अगर किसी भी प्रकार का कोई आदमी ना हो तो क्या बोलेंगे, जो घर है ये घर खाली है। तो उसी प्रकार से मान के चलिए हमारे पास एक सेट है, अगर इस सेट के अंदर में किसी भी प्रकार का कोई मेंबर्स ना हो, कोई एलिमेंट्स ना हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो सेट है क्या है, खाली है, यानी ये सेट एम्प्टी सेट है, यानी कि सेट नल सेट है, यानी कि जो सेट ये वॉइड सेट है। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, फिर यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, हर एक चीज के बारे में देखते हैं। तो देखिए क्या क्या है कि ये सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए नल सेट। क्लियर है। मान के चलिए कोई एक सेट है, अगर उसके पास किसी भी प्रकार का कोई एलिमेंट्स ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे। और इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं किस प्रकार से, तो देखिए इट इज डिनोटेड बाय फाई, इसको हम लोग फाई बोलते हैं, और इसको इस प्रकार से और इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। आप ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां पर जो हमारे पास जो एग्जांपल्स है क्या क्या है, जो एग्जांपल नंबर 1 है क्या है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x स्क्वायर बराबर -1। ठीक है, देखिए यहां पर सबसे पहले बात बोला गया कि x जो है ये आपका r से है, और यहां पर एक कंडीशन दिया गया। चलिए लिखते हैं। देखिए x बिलोंग्स टू r है, और r यानी क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अब देखिए जो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है, इनकी वास्तविक संख्या का जो आपका सेट होगा, आपको पता है कि वास्तविक संख्या में क्या क्या आता है। यहां पर एक कंडीशन दिया गया, देखिए क्या है कि x स्क्वायर बराबर -1। यहां पर आपको क्या करना है, ये जो x है ना, x की जगह पे आप कुछ भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका स्क्वायर करिए और आपको लाना है आंसर में -1। क्या आप जिंदगी में कभी भी ला पाएंगे, आप सोचिए। तो देखिए ये बिल्कुल भी ये मतलब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये मतलब पूरा पूरी इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा जिंदगी में कभी भी नहीं होगा। अब आप खुद बताइए कि किसी भी संख्या का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमें आंसर कभी भी माइनस में नहीं मिलेगा। किसी भी संख्या का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो जो आंसर होगा कभी भी जिंदगी में माइनस में नहीं मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर करने से हमेशा हमको जो आंसर मिलेगा पॉजिटिव में मिलेगा। तो आंसर कभी भी माइनस में नहीं मिलेगा। मतलब ये जो यहाँ पर ये जो सेट है ये पूरा पूरी खाली है, मतलब कुछ आने वाला ही नहीं है, इसमें कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, इसलिए हमने क्या लिख दिया है, फाइव लिख दिया है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि x बिलोंग्स टू n। अब ये जो x लिया गया कहां से लिया गया है, नेचुरल नंबर से लिया गया है। नेचुरल नंबर आपके क्या होता है, 1 2 3 4 कुछ इस प्रकार से होता है, चलते जाता है, मतलब इसमें गोटा गोटी नंबर होता है।
यहाँ पर क्या है कि 1 लेस देन x लेस देन 2, आप याद करिए आपका ओपन इंटरवल का चीज है, मतलब ये क्या है ओपन इंटरवल 1,2 है, मतलब इसको लिखेंगे 1 शामिल नहीं है, 2 भी शामिल नहीं है, और इसके यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है सारा का सारा शामिल है। अब आप खुद बता सकते हैं यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई गोटा गोटी नंबर आएगा जैसे कि 3 4 5, ये 1 और 2 तो है ही नहीं शामिल, तो 1 2 को गोली मारिए। यहाँ पर देखिए 3 4 5 6 कुछ आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, मतलब यहाँ पर ये जो सेट है ये भी पूरा पूरी खाली है, क्योंकि इसके अंदर में कुछ एलिमेंट आएगा ही नहीं, इसलिए हमने क्या लिख दिया, इसको फाइल लिख दिया है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए यहाँ पर आपका जो अगला चीज है क्या है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सिंगलटन सेट के ऊपर। तो देखिए सिंगलटन सेट क्या होता है, मान के चलिए आपके पास कोई एक सेट है और अगर उस सेट में मात्र आपका एक ही एलिमेंट हो, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मात्र एक ही एलिमेंट हो, तो उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। बात क्लियर हो गया। मान के चलिए कि आपके पास कोई एक सेट है और अगर उस सेट में मात्र आपका एक ही एलिमेंट है तो उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। देखिए वही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि ये सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। अगर कोई एक सेट है और अगर उसके पास मात्र एक ही एलिमेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू z, यानी x जो लिया जा रहा है कहाँ से लिया जा रहा है, z से, यानी कि इंटीजर से लिया जा रहा है, यानी कि z बराबर आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 4 हो जाएगा, और ये इसी प्रकार से आगे बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ पर देखिए कंडीशन है क्या है कि x प्लस 4 बराबर 0, x प्लस 4 बराबर 0। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक एक करके x का मान पुट करना है और देखना है कि किस मान पर ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो रहा है। और जो आपको मान पुट करना है कहाँ से करना है, तो यहाँ पर देखिए जो z है ना, z के अंदर में ये सब जो एलिमेंट है ये सब एलिमेंट से ही आपको पुट करना है एक एक करके। तो देखिए अगर आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे तब भी सेटिस्फाई नहीं होगा, प्लस माइनस 1 पुट करेंगे तब भी नहीं होगा, प्लस माइनस 2 करेंगे तब भी नहीं होगा, प्लस माइनस 3 करेंगे तब भी नहीं होगा, प्लस 4 करेंगे तब भी नहीं होगा। और अगर आप x का मान अगर -4 पुट करते हैं तो आपका हो जाएगा, देखिए x के जगह पे अगर आप -4 पुट करेंगे तो -4 प्लस 4 बराबर 0, तो -4 प्लस 4 आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इधर तो आपका 0 है ही है, तो 0 बराबर 0, यानी ये सेटिस्फाई हो गया। किसके लिए सेटिस्फाई हुआ, तो -4 के लिए सेटिस्फाई हुआ, मतलब यहाँ पर आपका देखिए क्या आया, -4 आया। और ये जो सेट है मात्र और मात्र आपका एक ही एलिमेंट आप गिन के देख लीजिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या एक सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है। क्लियर है, आगे देखिए आपका जो एग्जांपल नंबर 2 है क्या है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n। अब जो हम लोग x को लेंगे कहां से लेंगे, तो n से लेंगे, n यानी आपका नेचुरल नंबर का सेट हो गया। तो इसमें जो आपका हो जाएगा 1 से स्टार्ट होगा तो 1 2 3 4 इसी प्रकार से आगे चलता जाएगा। और यहाँ पर जो कंडीशन है क्या है कि x स्क्वायर -9 बराबर 0 है। और यहाँ पर आपको पुट कहाँ से करना है, तो नेचुरल नंबर से पुट करना, मतलब यहाँ पर जो आप नंबर्स देख पा रहे हैं ना, इन्हीं में से आपको एक एक करके उठाना है और आपको चेक करना है। तो चलिए करते हैं, 1 पे नहीं होगा, 2 पे नहीं होगा, 3 पे सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर आप x बराबर 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 का स्क्वायर -9 बराबर 0, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 -9 बराबर 0, तो 9 में हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका 0 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब 3 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। मात्र यहाँ पे देखिए आपका एक ही एलिमेंट आया, क्या आया, 3 आया। आप गिन के देख लीजिए, मात्र एक ही एलिमेंट है, मतलब ये भी आपका क्या एक सिंगलटन सेट का ही एग्जांपल है। सिंगलटन सेट यानी कि उस सेट में मात्र और मात्र आपका एक ही एलिमेंट होगा, यानी कि सिंगल एलिमेंट होगा, बस यही आप जानिए और कुछ मत जानिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला टाइप क्या है कि फाइनाइट सेट। अब देखिए मान के चलिए आपके पास कोई एक सेट है, उसमें जो एलिमेंट्स है अगर आप उसको गिन पा रहे हैं कि कितना है, अगर आप गिन पाएंगे उसको तो वह हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट। अगर आप गिन नहीं पाएंगे तो वह हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट। वही चीज लिखा गया है कि ये सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट, दैट इज ए सेट हुज एलिमेंट्स आर काउंटेबल। मतलब जो एलिमेंट्स होंगे अगर आप एलिमेंट्स को काउंट कर पाएंगे तो आपका हो जाएगा फाइनाइट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर a बराबर 1 2 3 4 5 है, आप इसको तो आसानी से काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 5 तो है, तो आपने काउंट कर दिया, यानी ये आपका फाइनाइट सेट हो गया। उसी प्रकार से जो आपका इनफाइनाइट सेट होगा क्या होगा कि ये सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट, दैट इज ए सेट हुज एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, वो हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट। देखिए इनफाइनाइट मतलब कि चलता जाएगा, इस प्रकार से चलता जाएगा।
तो ए बराबर क्या है 1 2 3 4 5, ये जो हमारा क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये चीज दिया गया है। अगर मैं बात करूं एग्जांपल नंबर बी का, देखिए यहाँ पर क्या है एक्स का जो यहाँ पर एंट्री है कहाँ से एन यानी कि नेचुरल नंबर से है, और यहाँ पर एक्स जो होगा 5 से बड़ा होगा। तो 5 से बड़ा क्या क्या होता है बताइए आप खुद। तो 5 से बड़ा आपका स्टार्ट होगा 6 से, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा, और इस प्रकार से चलता जाएगा। मतलब ये भी आपका क्या इनफाइनाइट सेट है, और ये भी आपका क्या एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला सेट जो है क्या है कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट या फिर कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। देखिए इसका मतलब क्या होता है, मान के चलिए हमारे पास कोई एक सेट ए है, ठीक है। अब इस सेट के अंदर में एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं ए बी सी डी, कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं। अब आप यहाँ पर गिनिए कि ये जो सेट ए है इसके अंदर में कितने एलिमेंट्स है। अगर आप गिनिएंगे तो कितना पाएंगे 1 2 3 4, यानी यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है यहाँ पर आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 4 है। तो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना किसी भी सेट में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कार्डिनल नंबर बोलते हैं, या फिर कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट बोलते हैं। क्लियर, वही चीज लिखा गया है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट। देखिए सेट क्या होना चाहिए फाइनाइट, जिसको हम लोग गिन पाएंगे, ये भी चीज आप याद रखिएगा। तो फाइनाइट सेट होना चाहिए। तो ये द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। इट इज डिनोटेड बाय, देखिए जो कार्डिनल नंबर होते हैं यहाँ पे जो कार्डिनलिटी होता है सेट का, इसको कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं, एन लिखेंगे, और जो सेट रहेगा उस सेट को हम लोग इस प्रकार से ब्रैकेट के अंदर में डाल देंगे, या फिर 2 डंडी मारेंगे इस प्रकार से और इस ए को लिख देंगे, तो ये आपका होता है कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। देखिए एक्चुअल में अगर सिंपल वर्ड में कहा जाए तो जो आपका फाइनाइट सेट होगा उसके अंदर में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसी को बोला जाता है कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल देखिए ए बराबर आपका है ए बी सी डी ई, तो आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 कुल मिलाकर के 5 है, इसलिए कार्डिनलिटी ऑफ ए बोलिए, या फिर आप इस प्रकार से लिखिए, इसी को बोला जाता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। तो ये आपका कितना हो गया 5 हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जो भी सेट रहेगा उस पर आप गिन के देखिए कि कितना एलिमेंट है, वही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं, आगे देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होगा, मान के चलिए हमारे पास कोई 2 सेट है, ठीक है, और उसका जो कार्डिनल नंबर होगा यानी जो उसका कार्डिनलिटी होगा अगर दोनों में समान हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। तो देखिए क्या है कि 2 फाइनाइट सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर्स आर इक्वल। जैसे यहाँ पर देखिए ए बराबर क्या है 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर बी बराबर क्या है ए बी सी डी ई है। अगर आप गिन के देखेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना है 5 है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 यानी 5 है यहाँ पर भी, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ बी भी क्या है 5 ही है। दोनों में कार्डिनलिटी जो है आपका समान है, मतलब ये दोनों जो सेट ए है और सेट बी है ये क्या है आपका आपस में इक्विवेलेंट सेट है। क्लियर है, चलिए आगे देखिए। आगे आपका आ जाता है इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स क्या होता है, देखिए इक्वल सेट्स क्या होगा, मान के चलिए हमारे पास कोई 2 सेट ए और बी है, तो देखिए इसको इक्वल तभी बोलेंगे जब इसमें जो एलिमेंट होगा अगर वही एलिमेंट अगर इसमें भी हो, मतलब एलिमेंट सेम टू सेम होना चाहिए, एक भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, मतलब एक भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर एलिमेंट्स सेम होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्वल सेट्स। तो वही चीज लिखा गया है कि 2 फाइनाइट सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। यहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे सेम होने चाहिए, सेम टू सेम होगा तभी। जैसे यहाँ पर ए बराबर है -5,5, यहाँ पर देखिए एक्स का जो एंट्री है कहाँ से जेड से है, यहाँ पर x² -25 बराबर 0 है, तो देखिए x² -25 बराबर 0। अगर आप x का मान +-5 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। कैसे, अगर आप +5 रखते हैं तब यहाँ पर आएगा 25, आप यहाँ पर रख के देख लीजिए ना अच्छे तरीके से, फिर मैं आपको समझा दूँ। देखिए अगर आप x का मान रखते हैं 5 यानी कि +5, तो ये आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर -25 बराबर 0, तो 5 का स्क्वायर 25 -25 बराबर 0, तो 25 में 25 जाएगा तो 0 बराबर 0। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है x बराबर 5 के लिए। अगर आप x बराबर -5 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए x का स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर, फिर आपका यहाँ पर क्या -25 है तो -25 लिखेंगे बराबर 0, तो -5 का स्क्वायर भी आपका 25 ही होता है, तो 25 -25 बराबर 0 यानी कि 0 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो कंडीशन है ना आपका, ये जो कंडीशन है ये 2 नंबर के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। किसके लिए, -5 के लिए, +5 के लिए। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर ए में भी आपका क्या है -5 +5 और बी में भी आपका -5 +5, मतलब ये जो दोनों सेट है ना ये आपके क्या है इक्वल सेट्स है। इक्वल सेट्स तभी होगा जब दोनों में क्या हो सेम टू सेम एलिमेंट्स हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं आगे आपका क्या है। तो चलिए अब हम लोग सबसेट के ऊपर डिस्कस करते हैं, और यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले सबसेट को एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा। एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे को सबसेट समझ में ही नहीं आता कि सबसेट का मतलब क्या होता है। और देखिए मेरा जो मोटिव है, मैं चाहता हूं कि आपको हर एक चीज को सिंपल तरीके से बताऊं, इसलिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर आपको सबसेट को सबसे पहले एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा, फिर यहाँ पर ये जो डेफिनेशन आप लोग देख पा रहे हैं इस डेफिनेशन का मतलब भी बताऊंगा।
तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कोई दो सेट्स मान लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया सेट ए और सेट बी, ठीक है। सेट ए के एलिमेंट्स को हम लोग ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 1 2 3, आप कुछ भी लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। और बी के एलिमेंट्स को हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4 5। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए ए में आपका 1 है तो बी में भी आपका 1 है, ए में आपका 2 है तो बी में भी आपका 2 है, ए में आपका 3 है तो बी में भी आपका 3 है। मतलब अगर एक्चुअल में कहा जाए, अगर हम लोग यहाँ पर कहेंगे तो क्या कहेंगे कि ए में जितना भी एलिमेंट है, यानी कि ए के हर एक एलिमेंट्स आपके देखिए यहाँ पर बी में मौजूद है, यानी कि ए का हर एक एलिमेंट्स बी में मौजूद है। इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जो ए है ना या बी का क्या है, सबसेट है। कुछ इस प्रकार से बोलेंगे। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए ए में जितने भी एलिमेंट्स है, ए का हर एक एलिमेंट्स आपका बी में मौजूद है। क्या हम लोग बोल सकते हैं कि बी जो होगा वह ए का सबसेट होगा? चलिए इस चीज को भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए बी में क्या क्या एलिमेंट्स है, देख लीजिए। बी में है आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ए में क्या क्या है तो देख लीजिए, ए में आपका क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। अब देखिए बी में आपका 1 है, ए में भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। बी में आपका 2 है, ए में 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। बी में आपका 3 है, ए में भी 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप देखिएगा तो बी में आपका क्या है, 4 और 5 है, जबकि ए में आपका 4 और 5 नहीं है। मैंने आपको क्या बताया कि हर एक एलिमेंट्स, यहाँ पर जितना भी एलिमेंट्स होगा, हर एक एलिमेंट्स आपका इस सेट में मौजूद होना चाहिए, तभी आपका सबसेट होगा, नहीं तो सबसेट नहीं होगा। मतलब यहाँ पर अगर बोला जाए तो बी जो है वह ए का सबसेट नहीं है। और जब सबसेट नहीं होगा तो आप सबसेट देने के बाद इस प्रकार से आप इसको काट दीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। मतलब देखिए सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए, मतलब यहाँ पर मान के चलिए हमारे पास कोई एक सेट है, यहाँ पर भी कोई एक सेट है, तो ये जो सेट होगा ना, ये जो सेट होगा, इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, अगर हर एक एलिमेंट्स इस सेट में भी मौजूद है तो क्या बोलेंगे, ये जो सेट है इस सेट का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बात यहाँ पर आप जान सकते हैं और इसको आपको समझना पड़ेगा, और यही है आपका सबसेट। क्लियर है सर? चलिए अब देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। तो देखिए क्या है कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। अगर मान के चलिए ए और बी हमारे पास कोई दो सेट्स है, ठीक है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। अगर मान के चलिए कि ए का प्रत्येक एलिमेंट, मतलब ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, अगर हर एक एलिमेंट्स आपका बी में भी मौजूद हो, तब क्या बोलेंगे, देन ए इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ बी। तब इसको क्या बोलेंगे, ए जो होगा वह क्या होगा, बी का सबसेट होगा। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं। देख लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल है, क्या है कि जैसे ए बराबर है 1 2 3 4 5 है, बी बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए ए में जितने भी एलिमेंट्स, जैसे कि यहाँ पर आपका 1 है, यहाँ पर भी आपका 1 मौजूद है, 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, 4 है तो यहाँ पर भी आपका 4 है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी आपका 5 है। यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट आपका बी में मौजूद है, यानी जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, बी का सबसेट होगा। लेकिन बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में नहीं है। आप देख लीजिए जैसे बी में आपका 6 7 8 9 है, जबकि यहाँ पर ए में आपका नहीं है, बट क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर डज नॉट सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कुछ यहाँ पर नोट दिया गया है। क्या है पहला नोट कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब कोई जो सेट होता है ना वह अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। मतलब बात को समझिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं ए बराबर ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है। अभी जो ए होगा ना यह अपने आप का सबसेट होगा। मतलब कुछ इस प्रकार से, यानी ए जो होगा वह ए का सबसेट हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से देखिए, मतलब बात को समझिए। जैसे ए है ना, ए में हमारा क्या क्या एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है। और ये जो ए होगा इसमें भी क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो चीज़ है यहाँ पर भी वही चीज़ है। इसका मतलब क्या हो गया सर, सबसेट ही तो हुआ। तो वही चीज़ बोला जाता है कि जो भी सेट रहेगा वह अपने आप का क्या होगा, सबसेट होगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि एम्प्टी सेट, ठीक है, यानी जिसको हम लोग नल सेट बोलते हैं, यानी जिसको हम लोग फाई बोलते हैं, ठीक है। फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। दुनिया का कोई भी सेट हो, जो हमारा एम्प्टी सेट या फिर जो नल सेट होता है ना, वह हर एक सेट का सबसेट होगा। चाहे दुनिया का कोई सा भी सेट हो, हमको लेना देना नहीं है, लेकिन वो सबसेट होगा। जो एम्प्टी सेट होगा वह सबका सबसेट होगा सर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझिए आगे आपका क्या है। आगे देखिए क्या है सुपर सेट। देखिए सुपर सेट क्या होता है, मान के चलिए कि अगर ए आपका क्या है, बी का अगर सबसेट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो बी होगा ना यह ए का सुपर सेट होगा। मतलब देखिए सुपर सेट को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, बी का बी, ए का ए, और जो सुपर सेट होगा इसको हम लोग कुछ उल्टा करके लिखेंगे, कुछ इस प्रकार से देख लीजिए ऐसे। बात समझ में आ रहा है? मतलब यही बात रहा आपका कि अगर ए क्या है, अगर बी का सबसेट है, तो क्या बोलेंगे, जो बी होगा वह ए का क्या होगा, सुपर सेट होगा। वही बात रहा यहाँ पर कि इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी,
देन बी इज कॉल्ड द सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है, दैट इज क्या बोलेंगे कि अगर ए क्या हो, बी का सबसेट हो, तो बोलेंगे बी क्या होगा, ए का सुपरसेट हो जाएगा। एग्जांपल देख लीजिए, ए बराबर हमने ले लिया 1 2 4 ले लिया, बी बराबर ले लिया 1 2 3 4 5। तो आप देख लीजिए ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में मौजूद है, यानी जो ए होगा वह बी का सबसेट होगा। और अगर ए बी का सबसेट होता है तो क्या बोलेंगे, जो बी होगा वह ए का क्या हो जाएगा, सुपरसेट हो जाएगा। क्लियर है, सुपरसेट को इस प्रकार से लिखेंगे और सबसेट को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझिए आगे आपका क्या है। देखिए कभी भी क्या होता है, हमको टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए बोला जा सकता है। कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है, और कितना होगा इसका एक फॉर्मूला भी है। तो देखिए जो आपका टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, देखिए कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 के पावर में n, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब बात को समझिए, जैसे कि मान के चलिए आपके पास कोई एक फाइनाइट सेट हो, उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे आप गिन लीजिए, और आपको क्या करना है, 2 लिखना है, और जितना भी एलिमेंट्स होगा आप पावर में लगा दीजिए और आप इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर a बराबर क्या है, 1 2 3 है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखा जाए तो कुल मिलाकर कितना एलिमेंट्स है यहाँ पर, 1 ठो 2 ठो 3 ठो, यानी n बराबर क्या हो गया, 3 ठो हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 के पावर में n होगा, यानी कि 2 के पावर में 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर n का मान 3 है। तो 2 के पावर में 3 का मतलब क्या हो गया कि 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब देखिए सबसेट आप किस प्रकार से निकालेंगे, और देखिए सबसेट में एक फंडा होता है जो कि आपको समझना है। जैसे सेट ए क्या है, 1 2 3 है, तो सबसेट निकालना बहुत सिंपल, जैसे 1 है तो 1 लिखेंगे, और जो भी चीज लिखेंगे उसको हम लोग करली ब्रैकेट से लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम ब्रैकेट दे देंगे, इसको आपको याद रखना है, हमेशा करली ब्रैकेट लगाना है। अगर आप करली ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं तो सबसेट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है तो हमने 1 लिखा, 2 है तो 2 लिखा, 3 है तो 3 लिखा। अब क्या करना है, देखिए एक बार क्या करेंगे, जो 1 है इसको एक बार 2 के साथ लेंगे, एक बार 3 के साथ लेंगे, तो 1 2 हो गया, 1 3 हो गया। ठीक है, 1 का काम खत्म हो गया, अब 2 का काम स्टार्ट करेंगे। तो 2 के साथ किसको लेंगे, 3 को लेंगे, और तो इधर कोई है ही नहीं, तो 2 और 3 का होगा। और एक बार क्या करेंगे, सबको लेंगे, यानी कि यहाँ पर जो आप 1 2 3 देख पा रहे हैं सबको लेंगे, तो 1 2 3 हो गया। और एक बार आपको इस प्रकार से लेना है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं, यानी कि जो एम्प्टी सेट होता है। मैंने आपको बताया कि जो एम्प्टी सेट होता है वह दुनिया के किसी भी सेट का सबसेट होता है, तो ये भी आपको लेना पड़ेगा। तो देखिए कुल मिलाकर यहाँ पर 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो 6 ठो 7 ठो 8 ठो हो गया। क्लियर है। और जब भी आप सबसेट लेंगे तो हमेशा आपको करली ब्रैकेट में लेना है, इस बात को आपको याद रखना है। मतलब इस प्रकार का जो ब्रैकेट होता है, मिडिल ब्रैकेट जो होता है, इसी के अंदर आपको लेना है, तभी आपका सबसेट होगा, नहीं तो आपका सबसेट नहीं होगा। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। पहले आप कुछ समझ लीजिए क्या है आपका आगे कि प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट कुछ नहीं होता है, बल्कि ये आपका एक सबसेट ही होता है। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे कि ए हमारा क्या हो, अगर बी का सबसेट हो, ठीक है, ये तो एक कंडीशन हो गया। और सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए कि ए और बी आपस में जिंदगी में कभी भी अगर बराबर ना हो। देखिए ए क्या हो, अगर बी का सबसेट हो, और ए और बी अगर आपस में बराबर ना हो, तो इसी को बोला जाता है प्रॉपर सबसेट। और जो प्रॉपर सबसेट होता है, प्रॉपर सबसेट को हम लोग कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं, मतलब यहाँ पर जो बराबर वाला चिन्ह होता है इसको हम लोग नहीं देते हैं। मतलब एक्चुअल में अगर बोला जाए ना, जो प्रॉपर सबसेट होता है आपका एक प्रकार का सबसेट ही होता है, बस यहाँ पर अंतर यही है कि जो हमारा दो सेट होगा यह आपस में कभी भी जिंदगी में बराबर नहीं होगा। वही चीज लिखा गया है कि इफ ए सबसेट अगर होता है बी का एंड ए नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। क्लियर है। इट इज डिनोटेड बाय ए, और इस प्रकार से देंगे, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। देखिए यहाँ पर ए हमने ले लिया 1 2 3, बी हमने ले लिया 1 2 3 4 5, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए पहला बात तो यहाँ पर ए का सारा एलिमेंट आपका बी में मौजूद है, तो यहाँ पर आप ए सबसेट ऑफ बी लिखिए या फिर ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी लिखिए, दोनों में आपका दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, और एक्चुअल में देखा जाए दोनों बराबर नहीं है, इसलिए आप इसको प्रॉपर सबसेट आप इसको लिख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपका क्या है, आगे है आपका पावर सेट। तो देखिए पावर सेट क्या होता है, अभी आपने जो सबसेट पढ़ा ना, तो जितना भी सबसेट होगा, अगर उस सबसेट को अगर हम लोग ब्रैकेट के अंदर में यानी कि करली ब्रैकेट के अंदर में अगर लिख देते हैं तो वही होता है आपका पावर सेट। अगर एक्चुअल में कहा जाए कि पावर सेट क्या होता है, तो जो सबसेट का जो कलेक्शन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि लेट ए बी द सेट। अगर ए हमारे पास कोई सेट हो, then the collection of all subset of A is called the power set of A। मतलब क्या बोला जा रहा है कि A का जितना भी सबसेट होगा उसका जो कलेक्शन होगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ A बोलेंगे। एंड इट इज डिनोटेड बाय P ऑफ A, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं P ऑफ A के द्वारा।
तो देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने अभी बताया आपको कि ए बराबर अगर 1 2 3 लेते हैं तो इसका जो सबसेट होगा क्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। और जब इसी को हम लोग इस प्रकार से करली ब्रैकेट के अंदर अगर बंद कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए, आगे आपका क्या है कि टोटल नंबर ऑफ पावर सेट कितना हो जाएगा, जितना नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं कितना होता है 2 के पावर में n होता है तो ही हो जाएगा। अगर a बराबर 1 2 3 है तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो 2 के पावर में 3 हो जाएगा यानी कि 8 हो जाएगा। अगर a बराबर a b c d लेंगे तो 1 2 2 3 4 यानी कि n बराबर 4 है तो जो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ a जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 के पावर में 4 हो जाएगा यानी कि 16 आपका हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है। आगे देखिए, आगे आपका क्या है, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा तड़कता भड़कता क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से समझिएगा क्वेश्चन को तो हर एक चीज आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या समझना है आपको, तो देखिए यहां पर सबसे पहले मैं आपको जो बताता हूं आप उसको समझिए, फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहां पर अगर आप इस सेट को देखें तो ए बराबर क्या है, एक ब्रैकेट बना हुआ है 3 है, फिर यहां पर करली ब्रैकेट में 4 5 है, फिर आपका 6 है, फिर ये जो करली ब्रैकेट है बंद कर दिया गया है। क्लियर है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे सर मैंने आपको पहले भी बताया यहाँ पर 3 जो है ये आपका ए में है तो हम लोग लिख सकते हैं कि 3 बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। क्लियर है। 3 बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। हम लोग इसको देखिए 3 हमारा ए में है, लेकिन यहाँ पर अगर करली ब्रैकेट 3 ले लेंगे और अगर इस प्रकार से लिखेंगे तो ये नहीं होगा क्योंकि करली 3 इसके अंदर में नहीं है, करली 3 इसके अंदर में नहीं है, मतलब ये हमारा क्या होगा इस प्रकार से होगा यानी कि डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि करली ब्रैकेट इसमें है ही नहीं। बात समझ में आ रहा है। आगे बढ़िए, अगर मैं बात करूं सबसेट का बात करूं, अगर मैं यहां पर ए लिखूं, अगर क्या मैं अगर यहां पर लिख सकता हूं कि 3 जो होगा वह सबसेट होगा ए का, तो ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता क्योंकि आपका गलत हो जाएगा। इसको लिखने का जो सही तरीका होगा क्या होगा, 3 लिखेंगे, सबसेट जब भी आप लिखिएगा तो आपको इस प्रकार से करली ब्रैकेट देना होगा। जैसे करली ब्रैकेट अगर आप दे दिए ना 3 के ऊपर तो आप सबसेट ए लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 6 है आपका तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 6 लिख दीजिए, इस प्रकार का बनाइए। अगर आप करली ब्रैकेट दे दीजिएगा तो ये आपका सही हो गया। अगर आप करली ब्रैकेट नहीं देते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है देखिए 4 और 5 जो है 4,5 करली ब्रैकेट के अंदर में ही है, ये बिलोंग कर रहा है ए में, ये बिलोंग कर रहा है ए में। और अगर इसको अगर हमको सबसेट के रूप में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आपको और एक ठो इस प्रकार से लगाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जब भी सबसेट आपको लिखना है ना, सबसेट जब भी आपको लिखना है तो यहाँ से आप किसी को भी उठा लीजिए, उसके अंदर में करली लगा दीजिए, आपका काम बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो वही होता है आपका सबसेट का कंसेप्ट। आपको शायद समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। देखिए 4,5 है, ये तो सबसेट नहीं होगा सर क्योंकि ये बिलोंग करेगा, इस पर बिलोंग करेगा, तो ये फॉल्स हो गया आपका। 4,5 ये बिलोंग कर रहा है ए पे, बिल्कुल सही बात है। 4,5 देखिए ये तो एलिमेंट है ना इसका, और अगर इस पर अगर हम लोग इस प्रकार से करली लगा देंगे तो ये आपका सबसेट हो जाएगा, मतलब ये ट्रू हो गया। ठीक है। 4 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। देखिए 4 बिलोंग नहीं कर रहा है ए पे, बल्कि यहाँ पर 4,5 बिलोंग कर रहा है। करली में देख देंगे ना तो ये बिलोंग कर रहा है आपका ए में, कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो ये आपका फॉल्स हो गया। 3 सबसेट है आपका ए का, देखिए करली लगा हुआ है तो बिल्कुल सही है, ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पर आप समझिए, जैसे कि मैंने आपसे क्या कहा था कि जो आपका एम्प्टी सेट होता है, इनकी जो 5 होता है वह किसी भी सेट का सबसेट होता है, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो ये आपका सही हो गया। लेकिन अगर 5 में अगर हम लोग इस प्रकार से अगर ब्रैकेट लगा देंगे और इस प्रकार से अगर लिखेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। मतलब ये 5 नहीं रहा, बल्कि यहाँ पर देखिए 5 मैंने होता है एम्प्टी सेट होता है ना, मतलब जो नल सेट जिसको बोलते हैं। मतलब अगर सिंप्लीफाई रहेगा तो ये आपका नल सेट हुआ, और अगर ब्रैकेट देने के बाद करली ब्रैकेट देने के बाद अगर इसके अंदर में 5 अगर लिख दें तो ये जो सेट होगा ना, ये 5 नहीं है, बल्कि नल नहीं है, ये एम्प्टी नहीं है, बल्कि ये क्या हो जाएगा, सिंगलटन हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर में एक एलिमेंट है, आप देख लीजिए, और यहाँ पर एलिमेंट क्या है तो 5 है। बात क्लियर है। तो 5 वाला जो केस होगा ना, 5 वाला केस में आपको क्या करना है कि जो 5 होगा वह ए का सबसेट होगा, ये ट्रू है। लेकिन अगर इस प्रकार से अगर करली ब्रैकेट बनाकर अगर दे देंगे तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपका 3 4 5 ये आपका क्या हो जाएगा, सबसेट होगा। सबसेट तो होगा ही नहीं सर, सबसेट तो होगा ही नहीं। ठीक है, हाँ सबसेट कब होता देखिए 3 का 3 लिखते, 4,5 इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते और यहाँ पर इस प्रकार से करली ब्रैकेट दे देते, फिर आपका ये हो जाता सबसेट, तो आपका ये सही हो जाता। क्लियर है। लेकिन इस प्रकार से नहीं दिया है तो ये आपका फॉल्स हो गया। फिर क्या है 3,6 ये आपका सबसेट होगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। 3 और 6 को हमने ले लिया, करली लगा दिया, तो ये आपका सबसेट हो जाएगा, जो कि हमारा ट्रू है। आगे बढ़िए, आगे क्या है देखिए, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनियन ऑफ ए सेट के ऊपर। तो देखिए यूनियन को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, इसका मतलब होता है यूनियन और इसका मतलब होता है टोटल। क्या होता है, टोटल, मतलब जितना भी रहेगा आप सबको लिख दीजिए। तो यहाँ पर
एग्जाम्पल देखिए, जैसे ए बराबर है 1 2 3 4 और बी बराबर है 3 4 5 6, तो ए यूनियन बी का मतलब होता है कि टोटल लिख दो भाई, टोटल लिख दो। यहाँ पर क्या क्या है 1 2 3 4, तो चल लिखो 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर क्या है 3 4 5 6, तो चल लिख दो 3 4 5 6। क्लियर है। अब क्या करना है आपको, यहां पर मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी आपका सेट होता है ना, सेट में कभी भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो यहां पर देखिए एक तो एक ही ठो है तो कोई इशू नहीं है, आप लिख दीजिए। अगर आप दो का देखेंगे दो, यहां पर एक ठो है, सही है। तीन देखिएगा तो यहां पर भी तीन है, यहां पर भी तीन है, तो दोनों में से मात्र आपको एक ही ठो लिखना पड़ेगा। चार यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो दोनों में से आपको एक ही ठो लिखना पड़ेगा। पांच है तो पांच लिखिए, छह है तो छह लिखिए, बस ये हो गया आपका आंसर। तो ए यूनियन बी जब भी बोलेगा तो आपको टोटल लिख देना है, जितना भी है सबको उतार दो, बस रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर हो गया 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया। चलिए यूनियन तो आपको समझ में आ गया, अब चलते हैं इंटरसेक्शन में। तो देखिए इंटरसेक्शन को कुछ हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, और इसका मतलब होता है कॉमन, कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, आपको देखना है कि दोनों में क्या मिल रहा है। अगर एग्जांपल देखा जाए, जैसे कि यहाँ पर ए बराबर है 1 2 3 4, बी बराबर है 3 4 5 6, अगर दोनों का बात किया जाए दोनों में क्या क्या मिल रहा था, देख लीजिए। यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर भी आपका 3 है, मेरे दोनों में 3 3 मिला। यहाँ पर आपका 4 है, यहाँ पर भी आपका 4 है, दोनों में आपका 4 4 मिला, मतलब 3 3 मिला और 4 4 मिला, और कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो जो मिलेगा ना वही होगा आपका इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन बी में आपका क्या क्या हुआ, यहाँ पर क्या क्या मिला, तो 3 मिला और 4 मिला, तो 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझना है, बहुत ही सिंपल है, ऐसा बात नहीं कि पूरा डिफिकल्ट है, बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते, लेकिन आपको इस प्रकार से समझना पड़ेगा। यूनियन मैंने आप टोटल करके लिख दीजिए, यूनियन जब भी होगा टोटल लिखिए, इंटरसेक्शन जब होगा तो कॉमन देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, जो मिलेगा वही होगा आपका आंसर। आगे बढ़िए, आगे देखिए आगे आपका क्या है। एक है आपका डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट किसको बोलेंगे, यहां पर अगर आपके पास दो सेट है ए और बी, अगर आप उन दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं, अगर आपको 5 मिलता है, 5 मिलने का मतलब होता है कि अगर ए और बी में अगर कुछ भी कॉमन ना मिले, कुछ भी कॉमन ना मिले, तो उसको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। तो देखिए कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी अगर हमको 5 मिले, मतलब कुछ नहीं मिले, तब क्या होगा, डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। जैसे ए बराबर 1 2 3 4 है, बी बराबर 5 6 7 8 है, यहाँ पर और यहाँ पर देखिए कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, मतलब 5 मिल रहा है, मतलब ये जो दो सेट है ये हमारा क्या है, डिसजॉइंट सेट है। क्लियर है। आगे देखिए आगे आपका क्या है, आगे है आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स, और यहां पर हम लोग पढ़ेंगे a माइनस बी और b माइनस ए के ऊपर, ठीक है, मतलब इन दोनों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या है, जैसे a बराबर है 1 2 3 6 और b बराबर है 1 2 4 8। क्लियर हो गया। अब देखिए जैसे कि अगर आपको निकालना पड़े a माइनस बी, तो आप देखिए b में क्या है, b में यहाँ पर आपका 1 है, तो आप यहाँ पर 1 को काट दीजिए, 1 आपको नहीं लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए b में आपका क्या है, 2 है, तो 2 को भी काट दीजिए, नहीं लिखना पड़ेगा। यहाँ पर b में आपका 4 है, क्या यहाँ पर 4 है, कहीं पर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका 8 है, यहाँ पर कहीं पर भी 8 है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। बचा क्या, 3 और 6 बचा, तो हो गया 3 और 6 आपका आंसर। अगर b माइनस ए का बात करूं तो पहले b लिखना होगा, तो b क्या है 1 2 4 8 हमने लिख दिया, माइनस का माइनस ए क्या है 1 2 3 6 हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर आपका 1 है तो ये आपका 1 कट जाएगा, यहाँ पर आपका 2 है तो ये भी 2 आपका कट जाएगा, यहाँ पर 3 6 है, यहाँ पर कहीं पर भी 3 6 नहीं है, तो गोली मारिए कोई दिक्कत नहीं है। बचा क्या 4 8 बचा, 4 8 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स, जो कि बहुत ही सिंपल है, आप इसी प्रकार से करिएगा ना बहुत ही मजा आएगा और आप आसानी से कर सकते हैं। मतलब इधर में जो चीज रहेगा इसको आपको माइनस कर देना है, इससे आपको क्या करिए, इधर वाले को माइनस कर दीजिए, बस आपका काम बन गया। चलिए आगे बढ़ते, आगे देखिए आगे है आपका कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। देखिए कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं ए डैश, इसको क्या बोलेंगे, ए डैश बोलेंगे। ठीक है, अब ए डैश मतलब होता है यू माइनस ए, और यू मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। क्या होता है, यू माने होता है यूनिवर्सल सेट होता है, याद रखिएगा। और अगर ए डैश है, अगर उसका हम लोग फिर से डैश करते हैं, मतलब ए का कंप्लीमेंट है, अगर उसका फिर से कंप्लीमेंट किया जाए तो हमें ए ही रिटर्न मिलेगा। मतलब ए डैश का अगर डैश करेंगे तो डैश डैश खत्म होकर ए ही मिल जाएगा। क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है, एग्जांपल को समझिए। यहाँ पर u हमको दिया गया है, u है हमारे पास क्या क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है। यहाँ पर a दिया गया है, a है आपका 2 4 6 8 है। ठीक है, यहाँ पर हमको निकालने के लिए बोला गया है a डैश। a डैश कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है u माइनस ए, तो चलिए u माइनस ए कर दीजिए। तो u आपका क्या है, लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6
7 8, ठीक है। फिर माइनस ए कर दीजिए तो 2 4 6 8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 सही है आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 कट जाएगा, यहाँ पर 4 है, 4 कट जाएगा, 6 है, 6 कट जाएगा, 8 है, 8 कट जाएगा, क्या बचा 1 3 5 7, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 1 3 5 7, बस सही हो गया आपका आंसर। क्लियर है, देख लीजिए 1 3 5 7 कुछ इस प्रकार से आएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे समझिए आगे आपका क्या है। आगे है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। देखिए इसको डिनोट करते हैं कुछ इस प्रकार से, ए लिखेंगे, इस प्रकार से त्रिभुज बना देंगे, बी लिखेंगे, तो ये आपका हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए, यहाँ पर ए ट्रायंगल बना दीजिए, बी लिखिएगा तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए बोलिए, या फिर इसका और एक फॉर्मूला होता है कि ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, आप इसको याद रखिएगा। क्लियर है, क्या है यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर रूल है जो कि आपको जानना है। पहला आपका है, पहले आप जान लीजिए यहाँ पर कि ए बी सी आपका यहाँ पर क्या है, सेट्स है, और यू आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ के ऊपर। तो कम्यूटेटिव लॉ आपका क्या होता है, देखिए जब यूनियन का बात होगा तो आप यहाँ पर ए यूनियन बी बोलिए या फिर बी यूनियन ए बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। या फिर आप बोलिए ए इंटरसेक्शन बी बोलिए या फिर बी इंटरसेक्शन बी ए बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, याद रखिएगा। ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए, दोनों का मतलब एक ही होता है, और इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव में कुछ नहीं किया जाता, जैसे यहाँ पर ए बी लिखा हमने तो यहाँ पर बी ए लिखेंगे, ठीक है, और बस आप यहाँ पर जैसे यूनियन है तो यहाँ पर भी आपका यूनियन ही रहेगा। क्लियर है, उसी प्रकार से इंटरसेक्शन वाला है। आगे देखिए, आगे आपका क्या है, आगे है आपका एसोसिएटिव लॉ। देखिए एसोसिएटिव लॉ तो बहुत ही सिंपल होता है, जिससे आपको क्या करना है, यहाँ पर ए लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए, यहाँ पर भी ए लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए, यहाँ पर भी यूनियन 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 लिखिए। देखिए क्या करना है, ये जो पहला वाला है फर्स्ट दो में आप ब्रैकेट लगाइए, इसमें क्या करना है, लास्ट दो में ब्रैकेट लगाइए, बस आपका काम हो गया। इसमें फर्स्ट दो में लगाना है, इसमें आपको लास्ट दो में लगाना है, तो ये तो हो गया आपका। इंटरसेक्शन वाला भी आपको ऐसे ही करना है, ए बी सी लिखना है, ए बी सी लिखना है, इंटरसेक्शन 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 इंटरसेक्शन, फर्स्ट के दो में देना है और लास्ट के दो में देना है, काम तमाम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए जो थर्ड नंबर में है, ये है आपका आइडेम्पोर्टेंट लॉ। आइडेम्पोर्टेंट लॉ में आपको क्या करना है, अगर आप ए यूनियन ए करेंगे तब आपको ए ही मिलेगा, और अगर आप ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तब भी आपको ए ही मिलेगा। यही होता है आइडेम्पोर्टेंट लॉ। आइडेम्पोर्टेंट लॉ में क्या होगा, देखिए एक्चुअल में क्या होता है, यही वाला चीज घूम के आ जाता है। जो चीज का ऑपरेशन करें, यहाँ पर जो चीज लेंगे ना, जो चीज लेंगे ना वो चीज यहाँ पर रिटर्न आ जाता है। क्लियर है, आगे देखिए। अब एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, क्या होता है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एसोसिएटिव में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए एसोसिएटिव में आपका जैसे यहाँ पर तीन सेट्स हम लोग ले रहे हैं, सेट्स अगर सेट्स का बात करेंगे तो ए बी सी तीन ठो सेट्स लेंगे, और अगर ऑपरेशन का बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑपरेशंस का अगर बात करें तो मात्र यहाँ पर एक ही लेंगे। अगर यूनियन लेंगे तो यूनियन लेंगे, और इंटरसेक्शन लेंगे तो आप यहाँ पर इंटरसेक्शन लीजिएगा। लेकिन जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव में हम क्या करते हैं, सेट्स तो आपका तीन रहेगा, यहाँ पर भी आपका कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर तीन रहेगा, यहाँ पर भी तीन रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो ऑपरेशंस जो होंगे आपके, यहाँ पर आपका दो होगा, मतलब यूनियन भी लेंगे और आपको यहाँ पर इंटरसेक्शन भी लेना पड़ेगा, दोनों लेना पड़ेगा, बस यही यहाँ पर एक अंतर है और कुछ भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, बात को समझिए। जैसे यहाँ पर ए ले लेंगे, बी ले लेंगे, सी ले लेंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर यूनियन लीजिएगा तो यहाँ पर आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, जो करिएगा। अब देखिए यहाँ पर ए और बी है, यहाँ पर बीच में यूनियन है, तो ए यूनियन बी करेंगे, और ये जो इंटरसेक्शन है ये आपका बाहर आ जाएगा। फिर देखिए ए यूनियन और सी लिखेंगे तो ए यूनियन आपका सी हो जाएगा। क्लियर है, उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर यूनियन लिखिएगा ना फर्स्ट वाला में, तो सेकंड वाला में आपको यहाँ पर इंटरसेक्शन करना होगा। यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर आपको यूनियन करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। तो ये आपका हो गया ए इंटरसेक्शन बी, तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर आपका यूनियन वाला है तो यूनियन आ जाएगा। फिर आपको करना ए ये इंटरसेक्शन और ये सी, तो ए इंटरसेक्शन सी, कुछ इस प्रकार से देख लीजिए, समझ लीजिए, अच्छे तरीके से यहाँ पर जानकारी लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आगे आपका क्या है। आगे है आपका लॉ ऑफ आइडेंटिटी। तो यहाँ पर अगर आप ए यूनियन फाई करेंगे या फिर फाई यूनियन ए करेंगे तो आपका ए ही आएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यूनियन का जो आइडेंटिटी होगा, यूनियन का जो आइडेंटिटी होगा ना आपका, क्या होगा, आपका फाई होगा। यहाँ पर आइडेंटिटी का जो यूनियन होगा क्या हो जाएगा, फाई होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो आपका इंटरसेक्शन का जो आपका आइडेंटिटी होगा, इंटरसेक्शन का जो आपका आइडेंटिटी होगा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, यानी कि यूनिवर्सल सेट होगा। यानी अगर आप ए इंटरसेक्शन यू करेंगे या फिर यू इंटरसेक्शन ए करेंगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। तो यू इज द आइडेंटिटी फॉर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है, और यहाँ पर फाई इज द आइडेंटिटी फॉर यूनियन ऑफ सेट्स। क्लियर है, तो ये आपको जाना पड़ेगा। यूनियन के लिए जो आइडेंटिटी होता है फाई होता है, और इंटरसेक्शन के लिए जो आइडेंटिटी होता है वो आपका क्या होता है, यूनिवर्सल सेट यू होता है। आगे देखिए आगे क्या है,
आगे है आपका डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है देखिए, यहाँ पर आप ए यूनियन बी का लिखते हैं, अगर आप यहाँ पर डैश देते हैं क्या होगा देखिए, एक बार ए के साथ डैश आएगा यानी ए डैश आएगा, यहाँ पर यूनियन है ना तो ये आपका इंटरसेक्शन में बदल जाएगा और बी के साथ एक बार डैश आएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी करिएगा, यहाँ पर आप डैश करिएगा, देखिए ए का डैश आएगा पहले, यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो अब ये यूनियन हो जाएगा और ये आपका बी का डैश आएगा। तो ये सब चीज़ आपको जानना पड़ेगा जो कि आपका ये डी मॉर्गन्स लॉ है, बहुत जगह पर काम आता है। क्लियर है? आगे देखिए, अब आगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्या देखिए कि एन ऑफ ए यूनियन बी अगर रहेगा तो इसको लिखेंगे एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। याद कर लीजिएगा, जो कि याद करने का चीज़ है। अगर आपका ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 हो जाता है तो यहाँ पर ये वाला जो चीज़ है ये आपका 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। तो आप देखिए एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी हो जाएगा। फिर फॉर्मूला क्या है कि एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ से आपको मिलेगा एन ऑफ ए। उसी प्रकार से एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पर आपको मिलेगा एन ऑफ बी। उसी प्रकार से एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी अगर रहेगा तो क्या क्या होगा देखिए, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी, ठीक है। फिर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। फिर माइनस क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि पहले क्या लेंगे, ए और बी का लेंगे, फिर क्या करेंगे, बी और सी का लेंगे, फिर क्या करेंगे, ए और सी का लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमने एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, कुछ इस प्रकार से होगा। और ये सब आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आगे आपका क्या है, आगे है आपका वेन डायग्राम्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग देख लेते हैं यूनियन का, यूनियन ऑफ टू सेट्स का अगर देखा जाए, यूनियन ऑफ टू सेट्स, ठीक है, यूनियन ऑफ टू सेट्स अगर आप इसका अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा देखिए, जो हमने इस प्रकार से जो रेक्टेंगल बॉक्स बना दिया, इसका मतलब होता है यू यानी कि यूनिवर्सल सेट। हमने यहाँ पर ए ले लिया और बी ले लिया। देखिए यूनियन का मतलब ही होता है टोटल, कि भाई टोटल लिख लो, टोटल लिख लो। तो यहाँ पर जो भी होगा टोटल, टोटल सारा, कुछ भी छोड़ना नहीं है, दोनों सेट में जितना भी होगा सारा का सारा जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी का बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, कॉमन, कि दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ए है, ये हमारा ए है, ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया। तो देखिए दोनों में जो पोर्शन कॉमन मिल रहा है यही वाला चीज मिल रहा है, यही वाला चीज आपको कॉमन मिल रहा है, बाद बाकी कुछ भी नहीं मिल रहा है, दोनों में है। देखिए यहाँ से दोनों में ए का भी है, बी का भी यही है, तो बस जो चीज कॉमन मिलेगा वही चीज हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका इंटरसेक्शन। तो ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी हो गया। आगे देखिए, आगे आपका क्या है, आगे है आपका ए माइनस बी। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, तो क्या करिए यहाँ पर ए में से आप बी को घटा दीजिए। तो बी को घटा देंगे तो बचेगा क्या, ये जो पोर्शन बच गया यही हो गया आपका ए माइनस बी, ये आपका क्या हो गया, ए माइनस बी हो गया। उसी प्रकार से अगर बी माइनस ए का बात करेंगे तो ये जो आपका बी है ना, बी में क्या करेंगे, यहाँ पर ए को घटा देंगे। मतलब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इस चीज को घटा देते हैं, तो इसको अगर घटा देंगे तो क्या बचेगा, यही वाला बचेगा। तो ये वाला जो आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया, बी माइनस ए आपका ये हो गया। क्लियर है? आगे देखिए, आगे आपका क्या है, आगे है आपका कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है। अब देखिए कंप्लीमेंट क्या होती है, जैसे ए का कंप्लीमेंट बात करेंगे, अगर ए का कंप्लीमेंट का, तो ए को छोड़कर बाद बाकी जो है आप सबको लिखिए, ठीक है। ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ये आपका सेट ए हो गया, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आप छोड़ दीजिए, इसको आप छोड़ दीजिए, और बाद बाकी इधर वाला जो भी चीज मिलेगा यही हो जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट। ये आपका जो भी है ये आपका क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि ए डैश आपका ये चीज हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, आगे आपका क्या है, आगे है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, और इसके लिए हम लोग लिखेंगे पहले तो ये आपका ए माइनस बी वाला पोर्शन आएगा, फिर आपका बी माइनस ए वाला पोर्शन आएगा। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। तो बस ये था हमारा आज का लेक्चर, जहां पर मैंने आपको कंप्लीट सेट्स को बताया एक ही वीडियो में। जो भी कंसेप्ट था, हर एक कंसेप्ट को मैंने आपको बताया, शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा, और बहुत ही जल्द आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।